गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपका स्वागत है एडवांस केमिस्ट्री बाय संयोगिता मैम में। टुडेज आवर टॉपिक इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बॉन्डिंग को समझाने के लिए वीबीटी और वर्नर थ्योरी, इससे पहले थ्योरी 2 दी गई थी जो कि मेरे पिछले वीडियोस में मैंने डिस्कस की थी। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीबीटी को समझें, उसके बाद में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को पढ़ें ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट की बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस में। ठीक है, तो मेरा जो प्रीवियस वीडियो दिया गया है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसको आप एक बार पूरे को ध्यान से पढ़ें, समझें। और मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए ताकि आपको पूरा कंटेंट प्राप्त हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए चलते हैं। अपना आज का टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। Crystal field theory is given by Bethe and Van Wallach. Bethe and Van Wallach. According to this theory, there is an electrostatic force of attraction between metal and ligand. There is no intermixing of orbitals. So this theory basically deals with an ionic interaction between metal and ligand. इस थ्योरी के आधार पर जो मेटल और लिगेंड होता है उसके बीच में स्थिर वैद्युत आकर्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग नहीं होती है, मतलब यह आयनिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। ये थ्योरी डी ऑर्बिटल्स को कंसिडर करती है, या बेसिकली दिस थ्योरी डील्स विद द डी ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। डी ऑर्बिटल्स हैव टू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी कि कहें कि जो 5D डीजनरेटेड सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें 2 सेट प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज T2G सेट एंड सेकंड इज EG सेट। द सेट इज T2 set and E set. G represents the symmetry of orbital. G means G rate. It represents the symmetry of orbital because the d orbitals are symmetric. That's why we represent it T2G and EG. T2G set orbitals have lobes in between the axis. EG set orbitals have lobes along the axis. In T2G set, the orbitals are dxy, dyz and dxz. In EG set the orbitals are dx square y square और dz square. T2G सेट के जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी लॉब्स एक्सिस के बीच में, एक्सिस xy और z एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होती है। EG सेट के ऑर्बिटल्स की लॉब्स अलोंग द एक्सिस यानी कि एक्सिस पर प्रेजेंट होती है। तो इनकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। सपोज ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, तो dxy को रिप्रेजेंट करना है तो इसकी लॉब्स होंगी x और y के बीच में। इस प्रकार से डबल डम्बल शेप होता है। तो ये हो गया है dxy ऑर्बिटल। yz करना हो तो इसको हम y और z रिप्रेजेंट कर देंगे। इसी प्रकार से इसकी लॉब्स प्रेजेंट होगी इन बिटवीन दी एक्सिस। ठीक है, EG सेट वाले अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट है। सपोज ये x एक्सिस है और ये इसकी y एक्सिस है, तो ये प्रेजेंट होगा dx स्क्वायर एंड y स्क्वायर x और y एक्सिस पर, dx स्क्वायर एंड y स्क्वायर, और dz स्क्वायर z एक्सिस पर, नेगेटिव पार्ट, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये हो गया है dz स्क्वायर। ठीक है, तो CFT deals with the d orbitals of central metal ion. d orbitals, degenerated d orbitals have two set of orbitals, T2G set and EG set. In T2G set, dxy, yz, xz orbitals are present. In EG set, dx square, y square and dz square orbitals are present. Okay. These 5D degenerated orbitals of central metal ion split in 2 parts in presence of ligand. ये जो 5 डीजनरेटेड ऑर्बिटल होते हैं मेटल के, जो कि समान ऊर्जा वाले होते हैं,
यानी कि फ्री फॉर्म में जब मेटल प्रेजेंट होती है तो ये पांचों d ऑर्बिटल्स की एनर्जी समान होती है। लेकिन जब मेटल लिगेंड के कांटेक्ट में आती है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्यों हुआ? क्योंकि मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट हैं? d ऑर्बिटल में, और लिगेंड भी अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट कर रही है? d ऑर्बिटल में। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्शन, से हम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कह रहे हैं। तो जब लिगेंड मेटल के पास में अप्रोच करती है तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने से इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज होने पर कुछ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा होता है, वो डिपेंड करता है ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो रिपल्सन ज़्यादा होने से इन ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग हो जाती है, जिससे दो सेट का या दो एनर्जी लेवल का फॉर्मेशन होता है, लो एनर्जी लेवल एंड हाई एनर्जी लेवल। और इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच का जो एनर्जी गैप है उसे हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ नॉन एज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 10 dQ for octahedral crystal field splitting energy, that is डेल। और इस डेल वैल्यू के बेसिस पर, या यूँ कहें कि इन स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का रिडिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। इलेक्ट्रॉन के रिडिस्ट्रीब्यूशन से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। क्यों एनर्जी रिलीज होगी? इसका रीज़न ये है क्योंकि अभी आपने बताया कि कुछ जो ऑर्बिटल्स हैं वो लो एनर्जी लेवल में प्रेजेंट होते हैं और कुछ जो हैं वो हाई एनर्जी लेवल में। तो कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज़ करके लो एनर्जी लेवल में जाते हैं, तो इससे क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ये रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इट इज़ नॉन एज दी CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इट इज़ द CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और CFSE डिसाइड्स द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। CFSE का मान जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतनी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो ये कुछ पोस्टुलेट्स थे या कुछ पॉइंट्स थे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के। फर्स्ट पॉइंट इज, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, देयर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। देयर इज नो इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। It means this theory deals with an ionic character, ionic interaction between metal and ligand. The 5D degenerated set of orbitals of metal ion in free form is split into two parts in presence of ligand, and the energy gap between two splitted orbitals is known as the crystal field splitting energy, represented by del, and the electrons are redistributed between these splitted orbitals, and the energy released by the redistribution of electron in the splitted orbitals is known as the crystal field stabilization energy, and stability depends on the value of CFSE। ठीक है, तो ये हो गई है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स। उसके बाद में अपन जो स्प्लिटिंग कर रहे हैं d ऑर्बिटल्स की, वो मैंने कहा था कि वो कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स वेरी करती है कि ज्योमेट्री किस प्रकार की है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन किस प्रकार से होगा, उसके बेसिस पर ये स्प्लिटिंग डिपेंड होती है। तो सबसे पहले आज अपन डिस्कस करते हैं ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है। चलिए, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग। तो नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहाइड्रल, ठीक है। ऑक्टाहाइड्रल शेप किस प्रकार से होती है? ऑक्टाहाइड्रल शेप में जो लिगेंड्स हैं वो x, y और z एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं। सपोज ये x एक्सिस है, यहाँ लिगेंड x, y एंड z। लिगेंड्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं x, y और z एक्सिस पर। ठीक है, ये मेटल है। चलिए, इस बॉन्डिंग को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसी को देखते हैं। मेटल के d ऑर्बिटल आपने कहा कि दो टाइप के हैं, एक की लॉब्स इन बिटवीन एक्सिस है और एक की लॉब्स अलोंग द एक्सिस है। और लिगेंड्स कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं? लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं एक्सिस से, x और y z एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं। तो मेटल के वो d ऑर्बिटल्स जिसकी लॉब्स एक्स वाई जेड एक्सिस पर प्रेजेंट है वो लिगेंड के सीधे रास्ते में आते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, बजाय कि वो डी ऑर्बिटल जिनकी लॉब इन बिटवीन एक्सिस प्रेजेंट है। देखिए, ये मेटल है,
एक लॉब यहाँ पर है और दूसरी इसकी इन बिटवीन एक्सिस इस तरफ है, और लिगेंड्स जो कि एक्सिस से आ रहे हैं वो ऐसे हैं। तो सीधे रास्ते में कौन से आए हैं, जिनके लॉब्स कहाँ प्रेजेंट है, एक्सिस पर। ये इसमें सीधा इंटरेक्शन हुआ है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होगा, इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, बजाय कि किसके, जो ऑर्बिटल जिनकी लॉब्स ये ऐसे साइड में रह जाती है, यानी कि जो इन बिटवीन एक्सिस प्रेजेंट होते हैं उनके। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे कि मेटल, ये इसका एनर्जी लेवल है, एनर्जी। जब मेटल फ्री फॉर्म में है तो पांचों डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम होती है। ये 5d डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं मेटल के, 5d डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल इन फ्री फॉर्म। ठीक है, इसमें आते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। जब मेटल फ्री फॉर्म में थी पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम थी, लेकिन जब मेटल लिगेंड के कांटेक्ट में आती है तो सभी डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन या इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ओवरऑल मेटल के ऑर्बिटल्स में होता है, तो सभी डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। लेकिन इसमें से कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, कुछ की कम हो जाती है, यानी कि इसमें क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है, विभाजन हो जाता है। ये इसका एवरेज एनर्जी लेवल। इस एनर्जी लेवल से कुछ डी ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी लेवल में और कुछ डी ऑर्बिटल्स लो एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। हायर में कौन से जाएंगे, अभी आपने कहा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन किस में ज़्यादा होगा, जो लिगेंड के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आएगा, जिसकी लॉब्स एक्सिस पर प्रेजेंट होगी। वो कौन से हैं, वो इजी सेट है, जिसमें आते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो ये इजी सेट ये हाई एनर्जी लेवल में चला जाएगा। इसमें ऑर्बिटल हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। और T2G सेट जिसकी लॉब्स इन बिटवीन एक्सिस प्रेजेंट है वो लो एनर्जी लेवल में चला जाएगा। इसके अंदर ऑर्बिटल्स आएंगे डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। ठीक है, ये इसका एवरेज एनर्जी लेवल है, वेरी सेंटर। ये स्प्लिटिंग हो गई है डी ऑर्बिटल्स की इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड स्प्लिटिंग। इन दोनों जो स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स हैं इसके बीच का एनर्जी गैप, इसे हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज नॉन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। फॉर ऑक्टाहाइड्रल इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल ओ। तो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल ओ, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 10 dQ। T2G सेट होता है वो एवरेज एनर्जी लेवल से 0.4 डेल ओ लो एनर्जी लेवल में प्रेजेंट होता है, और EG सेट बेरी सेंटर से 0.6 डेल ओ हाई एनर्जी लेवल में प्रेजेंट होता है। तो ये हो गई है डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्लियर हो गया। जब मेटल फ्री फॉर्म में थी 5 डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। बॉन्डिंग की कंडीशन में चूंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है सभी डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, सभी डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन कुछ डी ऑर्बिटल्स जो लिगेंड के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होता है उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि इसमें विभाजन हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाती है, जिससे दो सेट
T2Z लो एनर्जी लेवल में, या दो एनर्जी लेवल बोल रहे हैं, T2Z लो एनर्जी लेवल में और AG सेट हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है। इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहलाता है, इसे डेल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। T2G सेट बैरी सेंटर से 0.4 डेल ओ लो एनर्जी लेवल में प्रेजेंट होता है, EG सेट 0.6 डेल ओ हाई एनर्जी लेवल में प्रेजेंट होता है। ये जो स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स हैं, इसमें इन इलेक्ट्रॉन्स का, जो कि मेटल के डी इलेक्ट्रॉन थे, मेटल के जो डी इलेक्ट्रॉन थे, उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। वो रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। इलेक्ट्रॉन के रीडिस्ट्रीब्यूशन से कुछ एनर्जी रिलीज होती है। दैट रिलीज्ड एनर्जी इज नॉन एज द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। शॉर्ट फॉर्म इज CFSE. What is the CFSE? CFSE is the released amount of energy by the redistribution of electron in the splitted orbitals of metal ion. मेटल के जो स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल्स हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन के रीडिस्ट्रीब्यूशन से निकलने वाली एनर्जी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहलाती है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान 0 या नेगेटिव होता है। इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी, उतनी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी अधिक होगी। ठीक है। CFSE कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, दैट इज़ फॉर ऑक्टाहाइड्रल इज CFSE फॉर ऑक्टाहाइड्रल इज, मैंने कहा कि जो T2G सेट है वो कितना लो एनर्जी लेवल है, 0.4 डेल ओ, और AG सेट है वो 0.6 डेल ओ हाई एनर्जी लेवल। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनको मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 डेल ओ से, और यहाँ इलेक्ट्रॉन है उनको मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 डेल ओ से। तो CFSE आ जाएगी 0.4 डेल ओ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2Z प्लस 0.6 डेल ओ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG। ये फॉर्मूला है CFSE को कैलकुलेट करने का। ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए 0.4 डेल ओ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2Z ऑर्बिटल, 0.6 डेल ओ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल। ठीक है, इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे CFSE। एक पॉइंट और आता है स्प्लिटिंग के अंदर कि आप CFSE जब कैलकुलेट कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन का जब रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स में, तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है ये डिपेंड करता है किस पर, डेल ओ एंड पाई एनर्जी पर। ये इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन किस पर बेस्ड होता है, डेल ओ। डेल ओ क्या है यहाँ पर, इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप, दैट इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी गैप, डेल ओ एंड पाई एनर्जी। ये पाई एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग में रिक्वायर्ड एनर्जी पाई। तो इलेक्ट्रॉन का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑक्टाहाइड्रल की बात कर रही हूँ मैं, ऑक्टाहाइड्रल के लिए है केवल ये। ऑक्टाहाइड्रल में इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन इन दो वैल्यूज पर डिपेंड होता है, डेल ओ वैल्यू एंड पाई। अब आपके पास में दो कंडीशन हैं, फर्स्ट इज डेल ओ इज ग्रेटर देन पाई, सेकेंड इज पाई इज ग्रेटर देन डेल ओ। फर्स्ट इज डेल ओ इज ग्रेटर देन पाई, सेकेंड इज पाई इज ग्रेटर देन डेल ओ। अगर डेल ओ का मान ज़्यादा हो, ये एनर्जी गैप ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग एनर्जी, इसमें जो पेयरिंग एनर्जी होती है, पेयर होने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो पाई, उसकी वैल्यू कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने की बजाय यहीं पर क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। जब हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, सपोज हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 6, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल हो गए हैं, हुंड के नियमानुसार इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे हैं, तो तीनों क्या आएंगे अनपेयर्ड कंडीशन में। उसके बाद में जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा उसके पास में अब 2 कंडीशन है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है, वो इलेक्ट्रॉन यहीं पर पेयर्ड हो सकता है। तो ये डिपेंड करती है कि डेल का मान ज़्यादा है या पाई का मान ज़्यादा है, कि डेल और पाई में से उनमें रिलेशन क्या है। अगर रिलेशन हो कि डेल ओ ज़्यादा हो और पाई कम हो, डेल ओ ज़्यादा है यानी कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता है बजाय कि उसको यहाँ पेयर होने के लिए,
तो इलेक्ट्रॉन ऊपर क्यों जाएगा, वो यहीं पर क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आगे आने वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये पेयर हो गया, उसके बाद यहाँ पर हो गया और ये 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर गए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं गया, यहीं पर पेयर हो गए हैं। तो जो स्पिन आ गई है वो क्या हो गई है, ओवरऑल स्पिन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो स्पिन वैल्यू ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती जा रही है, पेयरिंग हो रही है, तो ओवरऑल स्पिन क्या हो रही है, कम। तो इससे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। कौन सा बनेगा इससे, लो स्पिन, स्पिन कम हो रही है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और ये d ऑर्बिटल यहाँ पर खाली होता जा रहा है, इजी सेट खाली हो रहा है, खाली हो रहा है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लेगा आराम से। और इनर d ऑर्बिटल यूज में आ रहा है तो कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, इनर स्फीयर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। वीबीटी की लिमिटेशन थी क्या, कि वीबीटी ये डिस्कस नहीं करती थी, ये नहीं बताती थी कि इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, लेकिन CFT ने इसको समझा दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है कि ये जो d ऑर्बिटल्स हैं वो यूज़ में आ गए हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो यहाँ जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या हो जाएगा, इनर स्फीयर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगला पॉइंट है पाई इज ग्रेटर देन डेलो, पाई का मान ज़्यादा हो डेलो से, तो उस कंडीशन में डेलो कम है तो इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन ये दूरी तय कर लेगा, क्योंकि उसको यहाँ पेयर होने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो क्या करेगा, इसको नहीं करके कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर गया तो चौथा इलेक्ट्रॉन स्पिन में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ तो 3 है और यहाँ चला गया चौथा और पांचवा, स्पिन इंक्रीज हो रही है, तो इससे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको क्या कहेंगे हम, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और ये d ऑर्बिटल अब वैकेंट नहीं है तो ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो कौन सा d यूज में आएगा, आउटर d यूज में लिया जाएगा, और आउटर d के लिए जो कॉम्प्लेक्स बनेगा फिर उसको क्या कहेंगे हम, आउटर स्फीयर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो CFT इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि इनर स्फीयर कब बनेगा और आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, ये डिपेंड करता है डेल एंड पाई वैल्यू पर, इस रिलेशन पर इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो लो स्पिन के लिए इनर स्फीयर और हाई स्पिन के लिए आउटर स्फीयर। ये हो गया है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए इलेक्ट्रॉन्स का रिडिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स, और या यूँ कहें कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हो गई है स्प्लिटिंग इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। अब टेट्राहाइड्रल और स्क्वायर प्लेनर की जो स्प्लिटिंग होती है मेटल के d ऑर्बिटल्स की, उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।